स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में आंकड़ों का वर्गीकरण। जो हम आंकड़ों का संगठन वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा आज का टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि परिष्कृत और अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं। तो परिष्कृत आंकड़े तो वो होते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर चुके होते हैं, और अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का एक ढेर है। जैसे कबाड़ी के पास होता है ना, वो कबाड़ी अपरिष्कृत है। और परिष्कृत करने का मतलब क्या हो गया कि उनको अलग अलग तो उसमें डिवाइड कर देना उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो किसी वर्गीकरण के वर्ग या समूह कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। आप अपनी पुस्तकों को विषयों, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि में वर्गीकृत करने के स्थान पर इन्हें वर्णमाला के क्रम में लेखकों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आप उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहते हैं, यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। मतलब हमें जिस तरह के आंकड़ों की जरूरत होती है ना, हम अपने पास जो हमारे आंकड़े हैं उनका उसी तरह से वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे जनसंख्या के आंकड़े, अब जनसंख्या के आंकड़े में अगर आपको बेरोजगारी और बेरोजगारी जो रोजगार प्राप्त लोगों की आपको टेबल बनानी है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या करोगे, आप उनके उसी आधार पर जो जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास हैं उनमें से रोजगार प्राप्त और बेरोजगार लोगों के आंकड़े लिस्ट अलग कर लेंगे। तो यही होता है कि हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उनको हम अपने विषय के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों को भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके अध्ययन के उद्देश्य पर यह निर्भर करता है कि हम उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत करें। तो उन्हें समय के अनुसार समूहित किया जा सकता है इस प्रकार के, जो कि देखिए इसमें ऐसे वर्गीकरण जिनको कि हम समय के आधार पर समूहित कर सकते हैं ना। समूहित मतलब समय के आधार पर जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो उस तरह का जो वर्गीकरण है वो कौन सा वर्गीकरण कहलाता है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें आप अपने नोट्स कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण जो होता है ना, काल चक्र के आधार पर होता है। काल चक्र का मतलब इसमें समय पीरियड, समय सीमा को बताया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर भारत की जनसंख्या के वर्गीकरण को ये दिखाता है। जो उदाहरण आपने देख रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या बता रहा है, भारत की जनसंख्या है ना, इसमें वर्ष 1951 में कितनी थी, 35.7 करोड़ थी। 61 में कितनी होगी, 43.8। तो ये हमने क्या करा, हमने एक समय के आधार पर, हमने 10 वर्षों के आधार पर जो जनगणना हमारी हो रही थी उस आधार पर हमने इस श्रेणी को विभाजित किया, अपने आंकड़ों को समय के आधार पर हमने दर्शाया है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल काल का मतलब क्या होता है, समय, और समय के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो कालानुक्रमिक है। और कालानुक्रमिक में क्या हो गया, समय के आधार पर एक क्रम के अंदर, हम क्रम ये नहीं कि हमने पहले 1991 के ले लिए, फिर 51 के ले लिए, फिर 61 के ले लिए, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक स्थानिक वर्गीकरण। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, स्थानिक। स्थानिक मतलब क्या हो रहा है कि स्थान के आधार पर जो हो रहा है। अब कौन कौन सा स्थान है देखिए इसके अंदर। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भानुसार होता है। अब इसमें ये इन्होंने गेहूं की उपज को बता रखा है और अलग अलग देशों की, तो हेडिंग आपने डालनी पड़ेगी इसमें कि विभिन्न देशों में गेहूं की उपज क्या क्या है। एक तरफ हमने देशों के नाम लिख दिए, दूसरी तरफ हमने गेहूं की उपज के इस तरह से हमने टेबल बना ली है। अब जैसे अमेरिका के अंदर गेहूं की उपज कितने एकड़ है, एक प्रति एकड़ 1925 किलोग्राम वहां पर उत्पादन हो रहा है। जबकि ब्राजील में कितना, 127 किलोग्राम प्रति हेक्टर, है ना। चीन में कितना है, 893 किलोग्राम प्रति हेक्टर। एक हेक्टर पे 893 किलोग्राम वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना है ना। तो इस तरह से भारत में हो रहा है 862 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो भारत में भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अमेरिका से अभी कम है। तो ये हमारा जो वर्गीकरण था वो क्या हो गया, स्थानिक वर्गीकरण। ऐसा वर्गीकरण जब जो स्थान के आधार पर होता है, जिसमें हम स्थान के आधार पर अपनी आंकड़ों को दर्शाते हैं, वो वर्गीकरण हमारा क्या कहलाता है, स्थानिक वर्गीकरण
कहलाता है ना। स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, और उसमें फर्स्ट टॉपिक डालेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अपने ये टेबल बनाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे स्थानिक वर्गीकरण, और उसके बाद उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप उसमें टेबल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर आप नोट्स अपने रेगुलर बनाते रहें। जैसे ही ऑफलाइन क्लास हमारी स्टार्ट होती है आपके इन्हीं नोट्स को चेक भी किया जाएगा, और इसी में से आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे। तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बने, बहुत ही केयरफुली आप इसको इन क्लासेस को अटेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।